जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ वही प्रश्नों का सेट जो कि पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था। मैंने पिछले भी टेस्ट लिए हुए हैं, आप उसे भी जा कर के देखें, वीडियो में आपको मिलेंगे, हमारे चैनल में उपलब्ध है। और ये जो है 10वां सेट है यानी 10th सेट है ये। और बार बार मैं एसएसटी का लेकर आ रहा था तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आपके लिए साइंस से लेकर के आऊँ, क्योंकि टेट हो या सीटेट हो उसमें साइंस से सवाल आते हैं 1 to 5 के लिए। अब इस वीडियो में आपको मिलेंगे उत्तक के बारे में, कोशिका के बारे में और एंजाइम्स के बारे में सवाल। और इसमें आपको विज्ञान से जुड़े 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट मिलेगा। अगर आप सीटेट या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। और अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप स्कूल के बच्चे हैं, वह भी हमारे वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आप देखें, आपकी किताब में एनसीईआरटी के बुक से इस वीडियो को मैंने जो बनाया है वो एनसीईआरटी की बुक से बनाया है। क्योंकि जितने भी तरह के सवाल आते हैं आप देखेंगे कि सिलेबस जो तैयार करता है वो एनसीईआरटी को बेस लेकर के चलता है। तो मैंने एनसीईआरटी के बुक से चुन चुन करके सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में एक लाइक ज़रूर करें। सबसे पहला काम ये करें कि वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की परिभाषा आपको देनी है। तो विज्ञान की परिभाषा ये है कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन की से ज्ञान प्राप्त करने, यानी प्रकृति में जितने प्रकार के पदार्थ उपस्थित है उनका क्रमबद्ध अध्ययन, ये नहीं कि छोड़ छाड़ के नहीं, एक सीरियली अध्ययन करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा। और उस आधार पर हम उस वस्तु की प्रकृति और उसका व्यवहार जान पाते हैं, उसका गुण का पता लगा पाते हैं। इसे ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में आपको क्या मिलेंगे? तो विज्ञान में आपको मिलेंगे पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव्य। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो आप पदार्थ को तीनों रूप में देख सकते हैं। अब ये जो 3 पदार्थ, तीनों रूप जो है वो 2 भागों में बट गया है। एक तो सजीव हो सकता है, दूसरा हो सकता है निर्जीव। तो सजीव में जीव विज्ञान भी होगा और जीव विज्ञान में आप देखेंगे जंतु विज्ञान भी हो सकता है और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। एक सवाल यहाँ से आता है कि जंतु विज्ञान के यानी जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, वैसे पदार्थ। तो वैसे पदार्थ में आप व्यवहारिक विज्ञान सीखेंगे हम, तो वो 2 भागों में फिर बढ़ जाता है, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा रसायन विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। और रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं लेवोजियर। तो कितने तरह के देखिए एक तस्वीर के अंदर कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। ये मैंने इसका आप समझिए कि इसके बारे में बताया है, ये कोई सवाल नहीं है, सवाल अब शुरू होने वाले हैं। तो पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं, क्या कहलाता है? ये जो ऑप्शन है उसमें से आपको चुन करके बताना है कि कोशिकाओं का यह एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए आप तस्वीर देखेंगे आपको हिंट मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कितने तरह के यहाँ पे टिश्यू दिए हुए हैं और टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। तो इसका सही उत्तर है उत्तक। नेक्स्ट देखते हैं, पादप उत्तक। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पादप उत्तक के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार हैं? यानी पादप उत्तक जो हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो पहला है विभज्योतक। विभज्योतक को आप समझिए, आप जैसे ही देखिए, मान लीजिए अभी बरसात का समय है, मान लीजिए कि अभी है ही, तो बरसात के समय में जैसे ही आप आम की गुठली को देखेंगे उसमें से नए नए पौधे निकल रहे होंगे।
तो नए नए जो पौधे निकलते हैं तो उसमें सबसे ऊपर वाले भाग को शीर्षस्थ बीजोतक कहा जाता है, और उसके साइड वाले भाग को देखिए धीरे धीरे वो मोटा भी तो होगा ना, तो साइड वाले भाग को कहा जाता है पार्श्व बीजोतक। और बीच में भी तो वो अपना, अब उसका छिलका उतारेंगे तो बीच में आपको मिलेगा, और उसे कहा जाता है अंतर्विष्ट बीजोतक। तो बीजोतक एक प्रकार है पादप उत्तक का, दूसरा सरल स्थायी उत्तक होता है, और तीसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में आपको अधिकतर मिलेंगे 3 प्रकार किताबों में, लेकिन दरअसल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरेनकाइमा, और पैरेनकाइमा के भी सरल उत्तक के एक प्रकार होते हैं पैरेनकाइमा, और पैरेनकाइमा के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, इसी में ही मिलेगा आपको। तो ये देख लीजिए। और जटिल स्थायी उत्तक में होता है जाइलम तथा फ्लोएम 2। तो यहाँ पर आप देखें कि तीनों ही हैं, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पैरेनकाइमा कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने कहा कि पैरेनकाइमा कितने प्रकार के होते हैं, तो पैरेनकाइमा 4 प्रकार के होते हैं। यदि आप बुक के हिसाब से चलेंगे तो पैरेनकाइमा आपको 3 मिलेंगे। क्योंकि कोलेनकाइमा को उसमें नहीं जोड़ा गया है, तो कोलेनकाइमा को भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये 4 प्रकार के हो गए। तो पैरेनकाइमा कितने प्रकार के हो गए, तो पैरेनकाइमा 4 प्रकार के। मैंने कुछ तस्वीरें यहाँ पर दी है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस पैरेनकाइमा के कारण जलीय पौधे पानी में तैरते हैं। यानी किस पैरेनकाइमा, आपने कमल का अगर फूल देखा होगा तो वो तैरते हुए रहते हैं। जलकुंभी पानी में तैरती है, वाटर हैसिंथ है वो पानी में तैरता, और भी धतूरे जो होते हैं पानी में तैरते हैं। तो बहुत सारे पौधे ऐसे जलीय पौधे होते हैं जो पानी में तैरते हैं। अब ये तैरते क्यों हैं, आप अगर ध्यान से देखें, इसके डंठल को तोड़ेंगे तो उसमें एक खोल पाया जाता है, और उस खोल में हवा भरी होती है। देखिए यहाँ पर मैंने चित्र डाला है, देख रहे हैं ना, तो कोशिका के बीच में उसकी खाली जगह पाई जाती है, और इसी में घुस जाता है हवा, और हवा घुसने की वजह से इसे कहा जाता है एरेनकाइमा। देखिए एयर से बना है एरेन, और पैरेनकाइमा है तो एरेनकाइमा हो गया। एक प्रकार ये काइमा है, तो ये हवा को क्या कहते हैं, एयर, तो ये बन जाता है एरेनकाइमा। नेक्स्ट देखते हैं, किस पैरेनकाइमा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है ये, किस पैरेनकाइमा में हरित लवक पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ हरा हरा कलर का दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर इस जगह ये वाला भाग देखिए आप, हरा रंग का दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है, किस पैरेनकाइमा में ये वाला पाया जाता है हरित लवक। तो देखिए हरित लवक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। आप एक बार फिर से दोहराइए, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल से आपको हिंट मिल गया होगा, ये कोलेरेनकाइमा है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये कोलेरेनकाइमा कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस पैरेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन का गुण हो पाया जाता है। आप अगर इमली के एक पौधे को देखें, अगर उंगली की मोटाई का भी डाल है ना, टहनी है, पतली शाखा है, आप पकड़ के झूल भी जाएंगे तो वो टूटने वाला है नहीं। नारियल के रेशे बहुत मजबूत होते हैं। अब बहुत लचीलापन, जैसे पौधे आप बांस का देख लीजिए, झुक भी जाएगा जल्दी, टूटेगा नहीं। बर की जड़ झुकी लचीलापन होती है, तो जिसमें लचीलापन होता है, तो आपको बताना है किसके कारण यह लचीलापन होता है, किस पैरेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। तो आप देखिए, आपने 2 ऑप्शन को अभी पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ा आपने पढ़ा एरेनकाइमा जिसके कारण तैरता है, आपने पढ़ा कोलेरेनकाइमा जिसके कारण हरित लवक वो हरा होता है। अब बच गया आपके पास कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका सही उत्तर है कोलेनकाइमा, ये वाला। इसका सही उत्तर क्या हो गया, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कोलेनकाइमा का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। किस पैरेनकाइमा के कारण पौधों में कठोरता एवं मजबूती पाई जाती है। आपने हवा में तैरना देख लिया, आपने लचीलापन देख लिया, आपने हरित लवक देख लिया। अब
उसकी मजबूती, जैसे नारियल का छिलका जो होता है खोल, आप देखें कितना मजबूत होता है, उसको उसको कुछ ना कुछ औजार से उखाड़ना पड़ता है, ऐसे जल्दी उखड़ता नहीं है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है स्क्लेरेन्काइमा के कारण। ये आपस में बहुत घनिष्ठता से चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसमें मजबूती पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वह उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। अस्तर तो आप सभी जानते हैं, महिलाएं अगर ब्लाउज सिलवाती है तो उसमें देखिए एक कपड़ा और दिया जाता है। हमारी त्वचा को ही देख लीजिए, कभी एड़ी वगैरह फटता है या हाथ की चमड़ियाँ छूटने लगती है तो एक परत पहले से बन जाता है, यानी एक अस्तर बना हुआ है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि एक ही पीस का परत है जो उखाड़ दिए और ब्लड निकलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं। आप देखेंगे कि कभी भी घाव होगा तो आप देखिएगा वहाँ पर ऑटोमेटिक परत जमने लगेगा, तो इसको अस्तर कहते हैं। तो ये जो मुंह हमारा है, मुंह का गाल के अंदर या आहार नली में, ये किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो ये जो उत्तक पाया जाता है वो एपिथेलियमी उत्तक पाया जाता है। एपिथेलियमी उत्तक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ये कई प्रकार की होती है, सल्की होती है, स्तंभाकार होती है, घनाकार होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एपिथेलियमी, जो कि हमारे मुंह के अस्तर में पाई जाती है। इसका गुण देख लीजिए आप, यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। दूसरा गुण है आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियमी से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच यानी त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियमी से बनी होती है। नेक्स्ट है वह उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, यानी हड्डी को मांस से जोड़ता है, मांसपेशियों से। वह उत्तक जो हमारी हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है उसे हम कहते हैं कंडरा। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। और कंडरा पर से सवाल आ चुके हैं, यानी आपका घुटना में 2 हड्डी, एक पैर के नीचे का हड्डी और एक जांघ का हड्डी, दोनों हड्डी को अगर रख देने से जुटेगा थोड़े ना, उसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो उसके ऊपर एक इस तरह का परत चढ़ा हुआ था, इस तरह का परत चढ़ा हुआ होता, वो मूवमेंट करने में मदद करता है और दोनों को जोड़े रखता है। तो इस तरह के उत्तक को कहा जाता है कंडरा। नेक्स्ट है 10वां सवाल, वह उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। देखिए, जौ से जाइलम होता है और जौ से जल भी होता है। तो जाइलम और फ्लोएम 2 ही होता है। तो आप देखिए, फ से होता है फल, तो फल में क्या होता है? भोजन का संचय होता है। तो हम इस प्रकार याद रखेंगे कि भोजन का जो संवहन करेगा वो फल में जाएगा, और फल में फ से क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो आप देख लीजिए, फ्लोएम का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है फ्लोएम। नेक्स्ट है वह उत्तक जो पौधों में जल का संवहन करता है। अभी हमने कहा था जौ से जल, जौ से जाइलम, फ से फल, फ से फ्लोएम। फ्लोएम में भोजन होता है का संवहन। जाइलम, देखिए जाइलम आप देख रहे होंगे एक पाइप नुमा दिख रहा है ना। इसके टिश्यू को आप देखेंगे तो इसमें पाइप जैसा खोल दिखता है, तो इसी से जल ऊपर चढ़ जाता है। आपने कई प्रकार की वीडियो देखे होंगे, उसमें एक सफ़ेद कलर का गुलाब होता है और लाल रंग के स्याही में डाल करके छोड़ देता है, तो वह लाल रंग का फूल धीरे धीरे, सफ़ेद रंग का फूल धीरे धीरे लाल में बदल जाता है। तो उसमें जो पाइप होता है ना, उसी से उसका कलर चढ़ जाता है ऊपर की ओर। नेक्स्ट है 12वां नंबर सवाल, वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। आप यहाँ से हिंट देख सकते हैं, वसा है तो वसामय उत्तक हो गया। तो वसामय उत्तक के आप यहाँ चित्र को देखिए और इसे ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। यदि आप भूल सकते हैं, लेकिन चित्र जल्दी याद होता है, तो चित्र को आप याद रखने का प्रयास कीजिए। तो वसा है तो वसामय उत्तक हो गया, यानी वसामय उत्तक में वसा का संचय होता है। नेक्स्ट है तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक है। देखिए, अधात्री एक होता है ना, आप देखिए रक्त का आप देखेंगे तो रक्त में आपको क्या क्या मिलेंगे? आरबीसी मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी मिलेंगे, प्लेटलेट्स मिलेंगे, और एक नाम उतर रहा है अभी, जरा सा मैं रिकॉल कर लेता हूँ। हाँ, याद आया, प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त में आपको क्या क्या मिलेंगे? प्लाज्मा मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी मिलेंगे, आरबीसी मिलेंगे और प्लेटलेट्स मिलेंगे। तो ये तरल अधात्री उसी को कहा जाता है। तो ये किस प्रकार का उत्तक है? और ये भी एक संयोजी उत्तक है।
तो किस प्रकार का उत्तक है? तो यह एक संयोजी उत्तक है। तो कौन है ये? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आप चित्र को देखेंगे, आपको हिंट मिल जाएगा। तो यह कौन है? यह है रक्त। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में कौन सी कोशिका पाई जाती है? और ये सवाल आया हुआ सवाल है कि मानव मस्तिष्क में कौन सी कोशिका पाई जाती है, और यही कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है, और जिसे आप देखें, और ये क्या है? ये है तंत्रिका कोशिका। कहाँ पर पाई जाती है? मानव मस्तिष्क में। और जो 10th के स्टूडेंट हैं, इस चित्र को याद रख लीजिए, क्योंकि इस चित्र का बनाने को दिया जाता है, और 10th के एग्जाम में कई बार ये तंत्रिका कोशिका का चित्र आ चुका है। नेक्स्ट है, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? अगर आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, उम्मीद है आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो देख लीजिए, और कटहल का पत्ता देख लीजिए। आप उसको लीजिए और उसको पलट दीजिए, पीछे साइड में आप देखेंगे छोटे छोटे छिद्र आप अनुभव कर पाएंगे, उंगली से छू भी पाएंगे। जब आप उसे छुएंगे, देखेंगे, तो आपको छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर यही सवाल है। यानी पत्तों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, उसके क्या कार्य हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो कार्य मैं पहले आपको बता दूं, तो ये जो इसका कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेना, और अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। तो और इसे कहा जाता है रंध्र। आप यहाँ पर दो चित्र देख रहे हैं, एक रंध्र खुला हुआ है और एक रंध्र बंद है। जब वाष्प उत्सर्जन की क्रिया हो रही होती है दिन के समय, तो ये रंध्र खुल जाता है, लेकिन रात के समय चूँकि सूर्य का प्रकाश होता नहीं है, इवोपोरेशन हो नहीं पाता है, इस समय अतिरिक्त जल की हानि को रोकने के लिए ये अपने छिद्र को बंद कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया रंध्र। नेक्स्ट है, मनुष्य के वृक्क में, वृक्क यानी किडनी, मनुष्य के किडनी में एक तंत्र का भाग है, जो मनुष्य का जो किडनी है, यहाँ पर टाइपिंग में एरर हुआ है, मनुष्य का किडनी यानी मनुष्य का वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य का किडनी किस तंत्र का भाग है, आपको यही बताना है। तो ये पोषण तंत्र का है नहीं, श्वसन तंत्र का है नहीं, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अब हम कैसे जानेंगे ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है? यानी मनुष्य जो होता है या कोई भी जानवर हो, मूत्र का उत्सर्जन करता है, तो मूत्र का जो छनन होता है, जो छांका जाता है, यूरिया यहीं पर से छकता है। ब्लड का अंतिम हमारे रक्त में जो यूरिया होता है, उसको छानने का कार्य हमारा किडनी करता है, और उसके अंदर बहुत सारी नलियां पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। आप बगल वाली तस्वीर में देख सकते हैं। और किडनी से दो नलियां लेकर आई है, यहाँ मैं बता दूं, एक ये नली और एक ये नली, और यहाँ पर जो आप ब्लैडर देख रहे हैं, इसको मूत्राशय कहा जाता है। धीरे धीरे छनते छनते ये यहाँ पर आकर के जमा होता है, और जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो हमारे मूत्राशय में दबाव पड़ने लगता है। तो हम क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन की इच्छा दिखाते हैं और जाकर के मूत्र का त्याग करते हैं, है कि नहीं? तो ये आप देखिए, इसे कहते हैं हम उत्सर्जन तंत्र, है कि नहीं? तो उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, इसे आपने देखा। अब हम इसे सही ऑप्शन पे टिक लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है, 6CO2 यानी 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन हुआ कि नहीं हमारा? पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है जल, तो जल भी है, देखिए H2O है ना, देखिए दोनों है, तो H2O भी हो गया। क्लोरोफिल, हाँ है क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल हो गया। सूर्य का प्रकाश, वो भी है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसका मतलब ये जितने सारे ऑप्शन है वो सभी है। तो हमारा ऑप्शन के आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया जो होती है, आप देख लीजिए यहाँ पाइरूवेट दिख रहा है आपको, यानी जब हम ग्लूकोज हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पाइरूवेट में।
तो पायरूवेट जब विखंडित होता है तो एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है, और ये सारी क्रियाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला तस्वीर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। और ये 9th और 10th क्लास में पूछे हुए सवाल हैं, और यहाँ तक कि यह सवाल कंपटीशन में भी पूछा गया है। इसलिए मैंने कहा था कि यह जो वीडियो है सभी कक्षाओं के लिए और सभी प्रकार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट है 19वां नंबर सवाल, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं और वह कितना होता है? यानी रुधिर वाहिकाएं कितनी हैं? 2 हैं, एक धमनी और दूसरा सिरा। धमनी में शुद्ध रक्त का संवहन होता है यानी परिसंचरण होता है, दूसरे में सिरा है, सिरा में अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं और वह उसका मान जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो इसका मान मैं बता दूं, इसका एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है 120/80 और इसे कहा जाता है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को रक्त दाब कहते हैं, जिसका मान 120/80 होना चाहिए। लाला ग्रंथि से स्रावित लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी हमारे मुंह में एक ग्रंथि होती है जिसको लाला ग्रंथि कहते हैं, उससे लार निकलता है। कभी कभी लार को लार रस भी कहा जाता है। और इस आपको बताना है इस लार रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अब जिस प्रकार चित्र को देख पा रहे हैं, ये एमाइलेस यानी एमिलेस भी हम कहते हैं इसे, एमिलेस का चित्र है। और देखिए एमिलेस एंजाइम किस तरह दिखता है। तो आपने सही उत्तर का पता लगा लिया, सही उत्तर है एमिलेस। नेक्स्ट है क्षुद्रांत में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत 2 प्रकार के आंत होते हैं। आगे तस्वीर मिलेंगे, मैं उसमें ज़्यादा क्लियर करूँगा। उसमें जो होता है वसा यानी हमारा जो वसा होता है शरीर में, फैट समझ रहे हैं आप? तो फैट का पाचन कौन करता है? तो फैट का पाचन करता है लाइपेज। सबसे पहले वसा को बदल देता है वसा अम्ल में, और उसके बाद उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके पचाने का कार्य करता है। वो कौन करता है? लाइपेज नामक एंजाइम करता है। इसका सही उत्तर हो गया लाइपेज। नेक्स्ट है छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? देखिए प्रोटीन के लिए पाचन, प्रोटीन जो होता है हेवी होता है, तो प्रोटीन का पाचन एक बार में नहीं होता। जब अमाशय में जाता है भोजन तो वहाँ पर एक एंजाइम आता है पेप्सिन। वो पेप्सिन उसको टुकड़ों में बांटता है। किसको? प्रोटीन को। पौ से प्रोटीन, पौ से पेप्सिन। और फिर वो जाता है छोटी आंत में, तब वहाँ पर आकर के मिलता है ट्रिप्सिन। तो दोनों जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों जब मिलते हैं तो पूरी तरह प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है बृहद्रांत। बृहद्रांत मतलब बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बृहद्रांत में किस चीज़ का अवशोषण होता है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बड़ी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन देखिए, पोषक तत्व, जल, एंजाइम और वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य पदार्थ का मतलब होता है बेकार पदार्थ, ये हुआ नहीं। अब देखिए कोई भी प्रकार का एंजाइम हमारी बड़ी आंत में नहीं पाया जाता है। पोषक तत्व का जो अवशोषण वो छोटी आंत में हो जाता है। अब बचा जल। तो जल का मैंने चित्र के द्वारा आपको याद रखने में मदद किया है कि जल जो होता है वो बड़ी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है और मल हमारा त्याग हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? देखिए इसका मैं पहले उत्तर बता दूं आपको। इसका उत्तर, सही उत्तर है श्वसन।
यानी श्वसन में खाली ये नहीं होता है कि आप नाक से सांस ले लिए और नाक से छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। हम उसे सांस लेते हैं, वह हमारी रक्त कोशिकाओं में मिलता है और हृदय द्वारा पंप कर दिए जाने के बाद शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है और फिर वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हृदय आता है, हृदय से फिर फेफड़े में जाता है और फेफड़े से हमारे नाक द्वारा फिर पुनः वापस कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं श्वसन। नेक्स्ट देखते हैं, श्वास नली के ऊपरी हिस्से में, श्वास नली कहाँ पर है? नाक से जुड़ा हुआ है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में यानी नाक के आसपास छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? और इसी में सांस द्वारा जो छोटी छोटी गंदगियां होती हैं ना, वो आकर के इसमें चिपक जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सीलिया। याद रखिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सीलिया। सीलिया का मैंने यहाँ तस्वीर लिया, आप देख लीजिए, छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं हैं। नेक्स्ट है, इनमें से क्या पादप उत्पाद नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो पेड़ पौधे नहीं छोड़ते हैं? रेजिन, देखिए एक प्रकार का गोंद टाइप का है, लिक्विड है, तो रेजिन हो गया। दूसरा जो कटोरे में दिख रहा है वो गोंद है। तीसरा है ऑक्सीजन, जैसे O2, 2 ऑक्सीजन, इसके 2 मोलिक्यूल होते हैं। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, 1 भाग कार्बन और 2 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप देखिए रेजिन तो निकलता है पेड़ पौधे से, इसका उत्पाद है, गोंद भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भी निकलता है पेड़ पौधे से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पौधे निकालते नहीं है, वो ग्रहण करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, और ये 27वां नंबर का सवाल है, मानव शरीर के अमाशय में, जिसको हम लोग अधिकतर पेट बोल देते हैं, दरअसल वो पेट नहीं, वो अमाशय होता है। तो मानव शरीर के अमाशय में पाए जाने वाले नमकाम्ल क्या है? यानी कौन सा एसिड को हम नमकाम्ल कहते हैं? तो आप यहाँ से देख करके समझ गए होंगे किसको कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसमें देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है धनायन है और क्लोरीन ऋणायन है। जब दोनों, एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मोलिक्यूल क्लोरीन का दोनों मिलता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। और यह एसिड इतना खतरनाक होता है कि यह लोहे को भी आसानी से गला सकता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया जाता है तो बनता है एक्वा रेजिया। क्या बनता है? एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया इतना खतरनाक होता है, सॉरी, उसमें थोड़ा नाइट्रिक एसिड भी मिलाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन तीनों के मिलने से एक एसिड बनता है एक्वा रेजिया। वो इतना खतरनाक है कि सोने को भी आसानी से गला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस यानी फेफड़ा, फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? बगल में आप देख लीजिए, गुब्बारे जैसी रचना है कि नहीं? यहाँ देखिए, ये वाली रचना गुब्बारे जैसी दिख रही है, यानी इसके अंदर में होता है, फेफड़े के अंदर में। तो इसे हम कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग कितना क्षेत्र ढक लेगा? अब आप सोचिए कि इसको अगर फैला देंगे ना तो ये 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल खींच लेगा। अब बोलिए कितना बड़ा हो गया? 80 वर्ग मीटर, आप समझ रहे हैं? तो 90 अगर हम लेके चले, 90 तो 30 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, एक बड़ा सा उसमें घर बन सकता है, इतना बड़ा ये फैल सकता है। नेक्स्ट है, और आखिरी सवाल है ये, यदि हमारे शरीर में से विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचाने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा यदि इनमें से ना हो। अब शॉर्टकट में क्वेश्चन को समझिए, आपके हृदय से, यानी हृदय यानी फेफड़ा, एक ही जगह छाती पर से आपके पैर के अंगूठे तक रक्त के कणों को जाने में, यानी रक्त को जाने में 3 वर्ष लगेगा यदि इनमें से एक चीज को निकाल दे तो रक्त में क्या क्या होता है वो आप मैंने चर्चा किया। हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स सभी होते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर हीमोग्लोबिन को निकाल दिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर, है ना, कितना मात्रा है, कमजोरी लगने लगता है शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाने से,
तो ये हीमोग्लोबिन को अगर निकाल देना तो आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि रक्त को पहुंचने में हृदय से अंगूठे तक पैर का 3 साल का समय लगेगा। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन कितना ज़रूरी है कि नहीं। और जिस व्यक्ति को डेंगू होता है ना, तो उसका प्लेटलेट्स गिर जाता है। जिस व्यक्ति का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उसका WBC कम हो जाता है, जिससे हम लोग खून की कमी अधिकतर कहते हैं वो RBC का कम होना, रेड ब्लड सेल। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।